9 साउथ अमेरिकन नेशन तक फैला ब्राजील का अमेज़न रेन फॉरेस्ट करीब 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इंडिया के आकार का लगभग दुगना है। ये वास्ट सिस्टम दुनिया भर के करीब 10% स्पीशीज का घर है और 30 मिलियन लोगों का भरण पोषण करता है, जिसमें 350 डिस्टिंक्ट एथनिक कम्युनिटीज शामिल हैं। इसके अलावा अमेज़न क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक क्रूशियल बैरियर के रूप में काम करता है। ये करीब 200 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर समा लेता है, जो फॉसिल्स फ्यूल कंबशन से होने वाले करीब 5 वर्षों का कार्बन को सोखता है। हालांकि ह्यूमन एक्टिविटीज धीरे धीरे इसे नष्ट कर रहे हैं। अमेज़न का लगभग 18% पहले ही नष्ट हो चुका है। वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर काफी चिंता है कि अगर ये अपने थ्रेशोल्ड के नीचे चला गया तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ साथ ग्लोबली एक बुरा असर देखने को मिलेगा और इकोलॉजिकल सिस्टम के फंक्शन पर भी प्रभाव पड़ेगा। लोगों, जानवरों और ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए क्या इम्प्लीकेशन होंगे, आज के इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रेन फॉरेस्ट ज्यादातर एवरग्रीन यानी कि सदाबहार जंगल होता है, जिसे बड़ी मात्रा में बारिश मिलता है। अंटार्कटिका को छोड़कर रेन फॉरेस्ट बाकी सभी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। धरती का लगभग 6% सरफेस पर कब्जा करने के बावजूद ये ग्रह के आधे हिस्से की आइडेंटिफाइड प्रजातियों को जीवन जीने में मदद करते हैं। खैर, रेन फॉरेस्ट को 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। पहला टेम्परेट और दूसरा ट्रॉपिकल, जिसमें से अमेज़न धरती पर सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रूप में खड़ा है। वहीं मैकेनिज्म जो रेन फॉरेस्ट को थ्राइव करता है, रेन फॉरेस्ट के ही सेल्फ सस्टेनिंग नेचर में लाई करता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपने हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए कैरेक्टराइज्ड है। इसके अलावा ये हाई रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है। इस मॉइस्चर को पेड़ों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और बाद में इवेपोरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही रेनफॉल और ह्यूमिडिटी रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सस्टेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिससे ह्यूमिड क्लाइमेट को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। रेन फॉरेस्ट खुद करीब 75% तक बारिश जनरेट करते हैं। हालांकि दुनिया भर में जंगलों की कटाई रेन फॉरेस्ट की बारिश पर बहुत बुरा असर डालती है। बात करें अमेज़न की तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई पहले से ही उसके 18% पेड़ों पर दावा कर चुके हैं, जिसमें से हर 3 साल में 1% पेड़ों को अमेज़न खोता जा रहा है। जंगलों की कटाई के जो प्रमुख हैं उनमें लॉगिंग, रैंचिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर शामिल हैं। वैज्ञानिक इस बात पर चिंता जताते हैं कि ये सभी एक्ट अमेज़न के लिए इरिवर्सिबल ड्राइंग का कारण बन सकता है। वैसे एक बार पेड़ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड से नीचे गया तो खुद को सस्टेन करने के लिए रेन फॉरेस्ट पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल जनरेट करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। वहीं अगले 15 से 20 वर्षों में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ हिस्से में बारिश की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाएगी और वह फेनोमेनन डाई बैक कहलाएगा। जी हाँ, और इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जिससे क्लाइमेट में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जंगल बायोडाइवर्सिटी और वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे कि पोलिनेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन में कमी देखने को मिल सकती है। अमेज़न का पोटेंशियल कोलैप्स सूखे का कारण बन सकता है और फसल की पैदावार में कमी देखी जा सकती है। इसकी वजह से खरबों डॉलर की आर्थिक नुकसान हो सकती हैं और दुनिया भर में इकोनॉमिक डैमेज देखने को मिल सकता है।
और शायद इसकी भरपाई करने में सदियों का समय लग जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि डाईबैक की घटना का प्रभाव पूरे प्लेनेट पर देखने को मिल सकता है। साल 2019 में जलवायु वैज्ञानिकों के एक समूह ने क्लाइमेट सिस्टम के अंदर 9 टिपिंग पॉइंट को पॉइंट आउट किया। उनका मानना है कि इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बाद क्लाइमेट चेंज में काफी बदलाव देखने को मिलेगा और जो काफी तेजी से होगा। दोस्तों, दुनिया का 99% फ्रेश वाटर ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की आइस शीट्स के अंदर है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंटार्क्टिका का सी लेवल लगभग 11 फीट से एलिवेट कर रहा है। वहीं वेस्ट एंटार्क्टिका का 2 ग्लेशियर मुख्य रूप से वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। पहला थ्वाइटिस ग्लेशियर जो ग्रेट ब्रिटेन तक फैला हुआ है और दूसरे ग्लेशियर यानी कि पाइन आइलैंड ग्लेशियर से सटा हुआ है जो थोड़ा छोटा है। दोनों ही समुद्र की सतह पर फ्लोटिंग करते हैं और आइस शीट्स के लिए स्टेबिलाइजर्स का काम करते हैं। हालांकि जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ये आइस लीवर्स फ्रैक्चर हो जाते हैं और बर्फ के बहाव को तेज कर देते हैं। दोस्तों, थ्वाइटिस ग्लेशियर और पाइन आइलैंड ग्लेशियर दोनों ही ग्लेशियर्स बेड रॉक पर टिके हुए हैं। साल 2017 से पाइन आइलैंड ग्लेशियर लगभग 4.5 किलोमीटर प्रति वर्ष के चौंका देने वाले दर से पीछे हट रहा है। ऐसा साल 1992 में देखा गया था। कहा जाता है कि दोनों ही ग्लेशियर्स अगर पूरी तरह पिघल जाएंगे तो ग्लोबल सी लेवल में इंक्रीज देखने को मिलेगा। सिर्फ इंक्रीज ही नहीं, पूरा 1 मीटर का इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग में भारी चेंजेस होगी। वीडियो में आगे बढ़े तो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के बीच सर्दियों में टेम्परेचर का वेरिएशन एक आकर्षक फिनोमेनन बना हुआ है। इस डायनामिक में जो मुख्य प्लेयर है वो है गल्फ स्ट्रीम, जो गल्फ ऑफ मेक्सिको से अटलांटिक से होते हुए यूरोप तक गर्म पानी ट्रांसपोर्ट करता है और एटमॉस्फेयर में हीट प्रदान करता है। दुनिया भर में हीट और एनर्जी फैलाने के लिए ग्लोबल ओशन जिम्मेदार है। जैसे जैसे पानी की यात्रा नॉर्थवर्ड की ओर जाती है वैसे वैसे पानी ठंडा होने लगता है और सलाइनिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। वहीं इवेपोरेशन के कारण ये डेंसर हो जाता है। ये डेंसर कोल्डर वाटर आइसलैंड और ग्रीनलैंड के नजदीक समुद्र में काफी गहराई में गिरता है। इसी के साथ रीसरफेसिंग से पहले साउथवर्ड से लेकर एंटार्क्टिका, इंडिया और पैसिफिक ओशन में भी जाता है। ये साइक्लिकल मूवमेंट वापस यही रूट पकड़कर अटलांटिक तक जाता है और अपनी यात्रा पूरी करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो 1000 वर्ष तक फैली हुई है। खैर दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक अलार्मिंग एविडेंस अनकवर किया है कि एमॉक स्लो डाउन एक्सपीरियंस कर रहा है। आज के समय ये 1950s के मुकाबले 15% कमजोर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमॉक का फुल फॉर्म अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन होता है, यानी कि ये ओशन करंट्स की एक सिस्टम है जो पानी को ट्रॉपिक से आर्कटिक की ओर ले जाती हैं। खैर, क्लाइमेट चेंज इस इशू को और अधिक बढ़ा रहा है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि कोल्ड वाटर डेंसर होता है और डूबने लगता है, जबकि गर्म पानी डेंसर नहीं होता। ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहा है और बारिश में राइज हो रहा है। दोस्तों, रेनफॉल में बढ़ोतरी होना और ग्लेशियर का पिघलना दोनों ही समुद्र की सलाइनिटी को कम करने में योगदान दे रहे हैं। शुरुआती इंडिकेटर्स सजेस्ट करते हैं कि एमॉक पतन की कगार पर खड़ा है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के थ्रेशोल्ड से नीचे रखेंगे तो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं ब्राजीलियन अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई की कमी में प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो के लीडरशिप में उछाल आया है।
जो साल 2019 से ऐसे पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे जंगल के नुकसान को कम किया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दशक में ब्राजील की डिफॉरेस्टेशन रेट अब हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी है, जो दुनिया भर के लोगों के लिए खतरा है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर कोई रेन फॉरेस्ट अपने अंदर समा लेता है तो वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। वैसे इस पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।